वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम हिस्ट्री के पार्ट में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 4, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में द न्यू कन्वर्जेशन आफ्टर 1850 AD पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरीज। इन द ईयर्स आफ्टर 1815 AD, ड्यू टू फियर एंड सुपरेशन, many liberalists and nationalists went underground. To get revolutionary trend and to diffuse the ideology, secret organizations were formed in several European states. The meaning of a revolutionary at that time was one who opposed monarchical system which was established after the Vienna Congress. Simultaneously, to remain committed to freedom and liberation, it was necessary to be revolutionary. Most of the revolutionaries considered the establishment of nation state a mandatory part of the struggle for freedom. देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है क्रांतिकारी। क्या होता है? क्रांतिकारी कौन थे? यानी सन 1815 के बाद वर्षों में 15 के बाद के जितने भी वर्ष थे, उसमें दमन और भय से अधिक उत्तरवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए, यानी अलग अलग हो गए। एक उदारवादी बन गए, कोई राष्ट्रवादी बन गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार होने लगा। करने के लिए एक संगठन बना दिया। क्या बना दिया उन्होंने? संगठन। और क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई। मतलब उनको विरोध करना कि भाई वियना कांग्रेस के बाद क्या क्या चीजें स्थापित की गई। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांति के लिए जरूरी था, क्योंकि संघर्ष करना ही क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य होता और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उनमें बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जो राष्ट्र और राज्यों की स्थापना को आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उसके बाद अगला देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड folklore. Nationalism was developed not only by the wars and regional expansion, but arts, epics, folktales, and music also contributed in expressing the feeling of nationalism. The feeling of nationalism was kept alive by the communicating nationalistic message to a large number of people with the help of dialects and folk literature. Language also played an important role in developing the feeling of. After the Russian domination, Polish language was forcefully removed from the schools and Russian language was forced upon at every place. In 1831 AD, there was an armed revolt took place against Russia that was finally suppressed. Several members of revolt used language as a weapon for the revolt in church events, in the entire religious education. Polish language was used. Polish language was seen as a symbol स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। उसके बाद जो अगला है, भाषा और लोक कथाओं का योगदान क्या रहा उस समय। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ है। कब कहनी है, खाली राष्ट्रवाद का जो विकास था वो केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कला है, काव्य है, कहानियां हैं और किस्से थे, उस टाइम के संगीत था। इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाया। स्थानीय बोलियां हुई, स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय संदेश को पहुंचाना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। ऐसे करके उन्होंने राष्ट्रीय भावना को अपने आप में जीवित रखा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। यानी जो पोलिश भाषा उसको हटा दिया गया, रूसी भाषा को जबरदस्ती लागू किया गया। 1831 के रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन उसे कुचल दिया रूस वालों ने। इसके अनेक सदस्यों ने विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। इसलिए अनेक सदस्यों ने विरोध करने के लिए किसको हथियार बनाया? लैंग्वेज, भाषा को। चर्च के आयोजनों में संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी और धीरे धीरे जो पोलिश भाषा थी वो रूस के प्रति संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। फिर देखो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टू द 19th century, the entire activities across the world were performed by tools that were operated by hands. Man invented new sources of energy that resulted in limitless power of their working capacity. Steam power
electric combustion, gas, and the various areas were the symbol of progress which resulted into the invention of atomic energy. यानी कि मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी तक दुनिया का सारा काम काज सामान्यतः हस्तचालित औजारों के द्वारा किया जाता था, लेकिन मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके बाद से उपयोग कार्य शक्ति की कोई सीमा ही नहीं रही। वाष्प शक्ति हो गई, विद्युत ज्वलन हो गया, फिर गैस हो गई। क्षेत्र मानव के बढ़ते चरण थे जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार के रूप में हुई। फिर देखो, इन द होल वर्ल्ड इंडिया वाज ए कंट्री विद कॉटेज इंडस्ट्री where high quality steel was produced using iron furnaces since ancient times. One of its major example of iron pillar of Delhi, which is still standing without getting rusted. Varieties of seeds and agriculture and sweeping and mixed farming in the gift of India. Construction of dams and bridges in India has played a significant role in giving basic infrastructure to industries and guidance to the entire world. Thousands of years ago, to Ram Setu built between Sri Lanka and India is an example. Its construction method is an excellent setup of agriculture, industry, trade, and commerce was present in India, while thousands of the so-called developed nations started new experiment in 19th century. देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति में आगे देखो, दुनिया में भारत है जो कुटीर उद्योगों से ऐसा संपन्न देश बना जहां अति प्राचीन काल में भी लोहे की भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात स्टील तैयार होता था। इसका ज्वलंत उदाहरण है दिल्ली का लोह स्तंभ, बिना जंग लगे आज भी खड़ा है। यानी वहां एक लोह स्तंभ बना है जो जिसपे जंग नहीं लगा है क्योंकि वो स्टील का है। कृषि की उन्नत किस्में बदल कर तथा मिश्रित कृषि भारत की देन है। कृषि की जो उन्नत किस्में भी भारत की देन है, जिसमें से मिश्रित कृषि है वो सिर्फ भारत की देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली उद्योगों की आधारभूत ढांचा उपलब्ध अग्रणी भूमिका है। यानी यहाँ पे बांध बने, सेतु, जैसे सेतु है ना जो बोलते हैं उसको, श्रीलंका और उसके बीच में वो सेतु, जैसे हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका और भारत के बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। ये सब इंडिया की देन है। यानी वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है कि उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए गए हैं। उसमें बाद में वो अपने इंडिया में बहुत पहले से हुआ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे।